देख के आएंगे। मैं छुट्टी ले लूंगा, हफ्ते में मैं 4 दिन रखूंगी। आशुतोष छुट्टी ले लोगे? मैम 5 बजे रख सकते हो मैम। इवनिंग में 5 बजे? यस मैम। हम्म, यार 5 बजे मुझे जाना होता है। देखते हैं। एक्चुअली मेरी एक दिन तो देखते हैं क्या रहता है बच्चे, मैं तुम्हें बता दिया करूंगी, ठीक है? क्योंकि वीक में 7 दिन तो नहीं ले सकती हूँ, 2 या 3 दिन ही ले पाऊंगी, है ना? बता दूंगी, ठीक है? अभी हम स्टार्ट करते हैं, अभी इसके बारे में मत सोचो एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा क्लास। ये तो संडे को एक्स्ट्रा रख लूंगी, और क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है। इसके बाद हमें आज स्टडी करना है बच्चा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इसके क्वेश्चंस ना बार बार तुम्हें देखने को मिलेंगे वहां पे पीवाईक्यूज में, अगर तुम एनालाइज करोगे पीवाईक्यूज को। अच्छा, किसी ने वो देखा क्या जो मैंने पीडीएफ अपलोड किया है इसके क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज 1 के नाम से? किसी ने देखी है क्या? तो सिर्फ मैम दर्शन की है क्या? नहीं की अभी? कर लेना बेटा, दर्शन कर लेना। फिर मैं एक्सरसाइज 2, ठीक है, मैं कल एक्सरसाइज 2 अपलोड कर दूंगी, उसके एक दिन छोड़ के फिर मैं एक्सरसाइज 3 अपलोड कर दूंगी, ठीक है? तो देख लेना उसको, ठीक है? चलो, अभी ना यहाँ पे आपको ना मैंने रिएक्शन तो लिख के दिखा दी कि अगर आप फिनोल लेते हो, अगर आप फिनोल लेते हो एंड उसके अंदर आप एक्सेस में ब्रोमीन डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विच इज वाटर, तो आपको ना ये प्रोडक्ट मिलता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। और एक्चुअल में ना जब ये आप रिएक्शन लैब में करते हैं ना, तो अगर आपके पास फिनोल है, अगर आप उसमें ड्रॉप्स डालो, मतलब ड्रॉप वाइज डालोगे ना ब्रोमीन, तो ना उसी टाइम आपको व्हाइट पीपीटी दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? ये तो काम था आपका नीट में, मतलब नीट में अगर आपने इतनी चीज याद रख ली जितनी अभी मैंने 1 मिनट में बोली है, तो आपके 4 नंबर पक्का है। लेकिन ये रिएक्शन ऐसी हुई क्यों ना, इसके पीछे बच्चा एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि ऐसे आप कितनी रिएक्शन रटोगे, नहीं रट सकते ना। तो जितनी रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन आपके पास होगा, उतना ज्यादा इजिली रहेगा, उसको ज्यादा टाइम तक अपने मेमोरी में रिटेन कर पाओगे चीजों को, ठीक है? तो जैसे कि आपको यहाँ पे रिएक्शन दिख रही है, तो इसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये देखो, OH ग्रुप कैसा है बच्चा? आपको पता है OH ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना? और आपको पता है OH कैसा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है बेटा? एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। आपको दिख पा रहा होगा, जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। तो बच्चे होता क्या है, जो OH है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो जब आप ब्रोमीन एक्सेस में डालते हो ना, तो वो एक टाइम पे ही आके ऑर्थो पोजीशन को भी ऑक्यूपाई कर लेता है और पैरा पोजीशन को भी ऑक्यूपाई कर लेता है, और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये मिलता है, विच इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, व्हाइट पीपीटी मिलते हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैं थोड़ा इसको और एलेबोरेट करूं तो ध्यान से सुनना। जैसे तुम्हारे पास मान लो ये फिनोल है, ठीक है? ध्यान से सुनना, एक और रीजन अगर मैं इसका दूं। जैसे ये तुम्हारे पास है फिनोल, फिनोल में तुमने डाला पानी, है ना? पानी डाला, तुम्हें पता है पानी ये होता है, ठीक है? अभी क्या है, तुम्हें पता है फिनोल एसिडिक है। एसिडिक क्यों है? क्योंकि जब यहाँ से H+ जाएगा तो जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है? तो ये पानी क्या करता है बच्चा? इस H को ले लेता है। पानी का रोल ही यहाँ पे क्या है बच्चा, कि वो इस H+ को लेके क्या बना लेता है? फिनोक्साइड आयन बना लेता है। और ध्यान रखना, फिनोल से ज्यादा फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबलाइज है। गुड इवनिंग महक, क्या बोला मैंने? फिनोल से ज्यादा फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबलाइज है। क्यों स्टेबलाइज है? क्योंकि अब ऑक्सीजन पे आ गया है नेगेटिव चार्ज, और जबकि यहाँ पे न्यूट्रल था। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी ऑर्गेनिक में किसी भी स्पीसीज पे कोई भी चार्ज आ जाता है, तो वो सबसे पहले अपने चार्ज को क्या करवाता है बच्चा? न्यूट्रलाइज कराता है। तो ये रेजोनेंस में फटाक से जाएगा, ठीक है? तो वोटर का रोल यहाँ पे समझ में आ गया। उसने क्या बनाया? फिनोक्साइड आयन बनाया। फिनोक्साइड आयन से क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो ब्रोमीन जो है एक ही टाइम पे अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। समझ गए?
यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे कोई ग्रुप 6 के स्टूडेंट्स है क्या? जस्ट रेज योर हैंड, ग्रुप 6 के स्टूडेंट्स। चलो नहीं होंगे। अच्छा समझ में आ गया। ये देखो, ये वाला अगर मैं तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम की बात करूं तो वहां पे हो सकता है एक्सप्लेनेशन लिखने आ जाए, बट तुम्हारे अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, नीट की बात करूं, तो उसमें तुम्हें सिर्फ ये रिएक्शन पता होनी चाहिए और इसका रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है और वाटर का रोल क्या है। क्योंकि अभी क्या है, अभी एग्जामिनर को भी पता है, ये रिएक्शन सबको पता है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, तो वो क्या करता है ना, अब कैसे क्वेश्चन पूछने लग गया, वो वाटर का रोल पूछने लग गया। तो वाटर का रोल क्या है कि वो इस H को क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि H के निकलने के बाद जो O नेगेटिव बन रहा है विच इज मोर स्टेबलाइज्ड देन फिनोल। सबको क्लियर हुई ये वाली रिएक्शन? यस मैम। यस मैम। आज स्टूडेंट्स कम आए हैं, वैसे तो 40 क्रॉस कर जाते थे, आज 37 ही है। अच्छा मैम उसका जो रीजन है वो बस जो रेजोनेंस होगा ना वो ज्यादा हाँ रेजोनेंस, क्योंकि फिनोक्साइड आयन जो है बच्चा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो फिनोल की रिएक्शन आप करा रहे हो बच्चे CH2 के साथ, और CH2 की जगह आप यहाँ पे कोई और नॉन पोलर सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हो, CCl4 कर सकते हो, CHCl3 कर सकते हो। ठीक है, मतलब कम, बेसिकली कम पोलर सॉल्वेंट हो वो। तो होगा क्या बच्चे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जब आपने ब्रोमीन को डाला CH2 के प्रेजेंस में, ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड डाला, तो आपको क्या मिल रहा है, एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिल रहा है और एक ही पैरा वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। जबकि यहाँ पे क्या पंगा हो गया था, यहाँ पे तो एक ही साथ जो है 3 ब्रोमीन अटैच हो रहे थे। देख पा रहे हो सारे बच्चे? यस मैम। यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे सीन ये है बच्चे, पहले तो लिख लो CH2 की जगह आप ये भी यूज कर सकते हो, पता चले एग्जाम में ये इनमें से कोई दे दे और आप कंफ्यूज हो जाओ। ओके ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, OH है। अभी क्या है बच्चे, यहाँ पे CH2 है, वहां पे क्या था, इधर देखो, वहां पे क्या था, वाटर था। वाटर क्या काम कर रहा था, फिनोक्साइड आयन बना रहा था। जबकि अभी यहाँ पे क्या है, वाटर नहीं है, तो यहाँ पे फिनोक्साइड आयन नहीं बनेगा। पहली चीज तो ये समझ में आई। तो अगर फिनोक्साइड आयन नहीं बनेगा तो उसके जितना ये स्टेबलाइज नहीं करेगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। समझ रहे हो ना? ध्यान रखना, फिनोक्साइड आयन बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, किससे, रेजोनेंस के थ्रू बहुत ज्यादा क्या होगा, स्टेबलाइज्ड होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनहांस करेगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एज कंपेयर टू फिनोल। तभी यही रीजन है कि यहाँ पे आपको पहले ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है और पैरा प्रोडक्ट मिलता है, ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव नहीं मिलता है। ठीक है, तो यही इस रिएक्शन की खासियत है। जब आपने वाटर लिया एक्सेस ऑफ ब्रोमीन तब क्या हुआ, और जब आपने ब्रोमीन लिया इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, या आप बोल सकते हो कार्बन डाइसल्फाइड, बेटा कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, इन तीनों में से आपने कोई भी लिया तो आपको क्या मिला है, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिला है और एक पैरा प्रोडक्ट मिला है। तो ये वाली रिएक्शन बच्चे आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ठीक है, अगर रीजन लिखना है तो आप लिख सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 रिंग इज स्लाइटली एक्टिवेट, जबकि वाटर की प्रेजेंस में जो आपकी रिंग थी वो हाईली एक्टिवेटिंग थी। क्यों? क्योंकि उसमें फिनोक्साइड आयन बन रहा था। लिख लोगे बच्चे ये वाली चीजें? यस मैम। चलो, उसके बाद बात आती है सल्फोनेशन की। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले तो ये जानो हम पढ़ क्या रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, इनमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, Br+ ना? हाँ या ना? Br+ होगा ना, ये ध्यान रखना ये। ठीक है ओके। उसके बाद है बच्चे सल्फोनेशन रिएक्शन। अभी सल्फोनेशन रिएक्शन में हम क्या है, हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे फिनोल लेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम क्या पढ़ रहे हैं, फिनोल की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चे, दो कंडीशंस हैं, आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो पैरा वाला बनेगा, एक ऑर्थो बनेगा, लेकिन कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कब पैरा वाला बनेगा एंड कब ऑर्थो वाला बनेगा। यही इस रिएक्शन का बोल सकते हैं, इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है। ध्यान से सुनना, अगर आप फिनोल की रिएक्शन को
H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हो 373 केल्विन पे, समझ रहे हो, तो आपको मिलता है पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड, या यू कैन ऑल्सो से 4-फिनोल सल्फोनिक एसिड। लेकिन अगर आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हो बट टेम्परेचर कम है, तो आपको ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिलता है। अभी इस जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखो यहाँ पे, लो टेम्परेचर पे बच्चे आपको ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिलता है, और वो मेजर प्रोडक्ट होता है, और उसको हम बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड। आपने शायद ये पहली बार सुना है ये वर्ड, काइनेटिकली कंट्रोल। काइनेटिकली कंट्रोल मतलब क्या होता है? काइनेटिक जो रिएक्शन जो होती है बेसिकली फास्ट हो जाता है। मैम डायरेक्ट लिंक भेज दिया करो। क्यों नहीं होती बच्चे ज्वाइन? मैम कुछ दिन से हो ही नहीं रही, पहले तो हो जाती थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, 1 मिनट रुको। क्या 1 मिनट रुको बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको भेज दिया करूंगी, आप मुझे टेक्स्ट कर दिया करो, ठीक है। अरे ये हो क्या रहा है? हाँ, तो मैंने क्या बोला, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है आपका प्रोडक्ट। तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड मतलब क्या होता है? काइनेटिकली मतलब होता है बच्चे जो जल्दी बन जाए। थर्मोडायनेमिकल का मतलब होता है जो धीरे धीरे बने। ध्यान से सुन लो इस चीज को, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे बच्चा आपका काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, और वही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। कौन से वाला? 2-फिनोल वाला, ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर हाई कर दोगे तो उसमें आपको मिलता है बच्चा पैरा वाला प्रोडक्ट मिलता है, विच इज 4-फिनोल सल्फोनिक एसिड। वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, जिसको थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, ये मोर स्टेबल होता है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है काइनेटिकली कंट्रोल। ये मत समझना कि मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज मोर स्टेबल, ये अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट स्टेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये कहीं पे लिख लो कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल जो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब बेसिकली जिनको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है, बेशक वो बनते देर से हैं, सुनो ध्यान से, बेशक वो बनते देर से हैं लेकिन वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो जब लो टेम्परेचर होगा तो ये वाला मेजर बनेगा, जब हाई टेम्परेचर होगा तो ये वाला मेजर बनेगा। लेकिन अगर आप मान लो ऑर्थो में ही, ऑर्थो वाले प्रोडक्ट को ही 373 केल्विन टेम्परेचर दे देते हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा? पैरा वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज मोर स्टेबल थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। टेम्परेचर का रोल समझ में आया रिएक्शन का? यस मैम। अभी आप ma'am. मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम आपने इसको क्यों स्टेबल बोला? क्योंकि आप देखो बच्चे ऑर्थो पोजीशन पे दोनों पास पास लगे हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रिपल्शन वाला फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट करेगा, जबकि यहाँ पे क्या दोनों ग्रुप क्या लगे हुए हैं बच्चे? 180 डिग्री पर लगे हुए हैं, तो रिपल्शन वाला फैक्टर नहीं होगा, इसीलिए बोला ये वाला स्टेबल है। तो आप ऑर्थो वाले को भी पैरा वाले में चेंज कर सकते हो 373 केल्विन देकर, और यही क्वेश्चन तुम्हारा नीट में आया हुआ था, ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट। लो टेम्परेचर ऑर्थो वाला, हाई टेम्परेचर पैरा वाला। क्लियर है सबको? हाँ जी मैम और दो वालों को 373 पे करेंगे तो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गौरव, अगर आप ऑर्थो वाले का टेम्परेचर थोड़ा और राइज कर देंगे तो वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चा? ओके। अच्छा, स्टेबल कौन सा है? मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्टेबल कौन सा है? थर्मोडायनेमिकली वाला। और काइनेटिकली वाला क्या है? लेस स्टेबल है। कहाँ थे मनोज? इतनी देर से मैं कहानी सुना रही हूँ बेटा। मैम सल्फोनेशन का मतलब बता दो बस। सल्फोनेशन का मतलब बच्चे ये वाला ग्रुप, वो पढ़ो ना, नेमिंग पढ़ो ना इसका, 2-फिनोल सल्फोनिक एसिड, इसलिए तो इसको सल्फोनेशन बोला। नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रो ग्रुप आ रहा है, समझ रहे हो? ब्रोमिनेशन का मतलब ब्रोमीन ग्रुप आ रहा है, ऐसा। ओके मैम। ठीक है, आगे चलूं मैं? सभी को क्लियर है तो चलो। उसके बाद तुम्हारी नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। अभी यहाँ पे देखो क्या किया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है पेपर में। बेटा म्यूट कर लो गौरव। इसमें देखो आपको क्या दिख रहा है, उसमें आपको ये दिख रहा है कि मैम हमने फिनोल लिया, फिनोल में ना आपने डाला नाइट्रिक एसिड डाला 298 केल्विन, ठीक है। और आपको ये समझ में आ गया कि मैम यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिल रहा है, पैरा भी। इसमें तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बताओ, क्योंकि आपको पता है OH क्या है?
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो एक ऑर्थो पे प्रोडक्ट मिलेगा, एक पैरा पे मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। और NO2+ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा, कि मैंने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में भी समझाया था तुम्हें। याद आ रहा है? याद आ रहा है? यस मैम। लेकिन अभी ना एक लोचा है क्या, कि मैम आप तो ये बोलते हो कि पैरा वाला मेजर बनेगा, है ना, और यहाँ पे आप दे रहे हो कि सिर्फ पैरा वाला 13% बनेगा, यानी कि माइनर है, और ये 40% बन रहा है, ये मेजर है। ये क्या रोला है? I mean, ये क्या चक्कर है? कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा? ऑर्थो वाला मेजर क्यों बना इस केस में बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शाबाश, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिखाऊं क्या इसको? यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। यस मैम। अच्छा, अंकुश आ गया क्या? ये देखो, इस तरह से दिख पा रही है? तो यहाँ पे लिखो ये मेजर क्यों है? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी ना एक बच्चा कोई भी ये भी बोल सकता है मैम इसमें भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें भी आप दिखा सकते हो। क्यों दिखा सकते हो? ये देखो ऐसे करके, रुको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे आपको। अगर मैं मान लो यहाँ पे ऐसे दिखाऊं, इसको भी ऐसे दिखा सकती हूँ ना। यहाँ पे मैं अल्कोहल ले फिनोल ले लेती हूँ, दिखा दी मैंने इंट्रामोलिकुलर, जिसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नॉट इंट्रा। इंट्रा होती है सेम मॉलिक्यूल में, इंटर होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल में। तो ऐसे अलग अलग आप अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। बट ध्यान रखना बच्चे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है सभी को? बोलो, क्लियर है? यस ठीक है। अभी हमें क्या देखना है? अभी हमें ये देखना है यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है बच्चा बॉइलिंग पॉइंट का, कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ऑर्थो वाले का ज्यादा होगा या पैरा वाले का ज्यादा होगा? बताओ मुझे। पैरा। ऑर्थो वाला। नहीं नहीं नहीं, चलो बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ। ऑर्थो वाले का बोला आशुतोष ने, एंड प्रियांशु इज सेइंग कि मैम पैरा वाले का ज्यादा होगा। ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हो दोनों, या तो पहले करो, प्रियांशु एक्सप्लेन करेगा पहले, फिर बताओ। मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वोलेटाइल बन जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब वोलेटाइल कम होगा बेटा, है ना। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो जल्दी वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा, है ना, वोलेटाइल होगा। बट अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इतनी आसानी से वेपर नहीं बनाएगा, इट मींस वोलेटिलिटी कम है। एंड यू आर सेइंग कि मैम पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यही बोला ना तुमने, या उल्टा बोल दिया? पैरा वाले का ज्यादा होगा ना बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ, क्यों होगा? हाँ, चलो मैं आती हूँ तुम पे। हाँ मानसी, तुम बताओ। मैम अभी आपने बताया इंट्रा वाले की जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग होती है और जो मैम ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें इंट्रा बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए उसको मैम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि उसको ब्रेक करने में भी ज़्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर चाहिए। आई थिंक सो। देखो सुनो, मैंने बोला इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ बात क्या हो रही है? बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है इस वाले केस में बच्चा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो तुम ये देखो कि किस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है। ज्यादा मतलब देखो ना, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इन केस ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोल। ध्यान से सुनो, जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वो भी मॉलिक्यूल के अंदर वाली। तो कौन सी वाली स्ट्रॉन्ग हो गई? पैरा वाली नहीं होगी, बताओ। पैरा वाली। तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे, वो पैरा नाइट्रोफिनोल का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो जो ये वाला रीजन बताया वो मैं आपको ये समझा रही थी कि मेजर क्यों है। लेकिन जब बात आ रही है बॉइलिंग पॉइंट की, देन आप देखोगे कि किस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अरे इसमें तो इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, कितने मॉलिक्यूल को आप लगा लो लाइन में, तो ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पे लिखो कि पैरा वाले का ज्यादा होगा ऑर्थो वाले से, ठीक है। और अगर ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वोलेटाइल कौन होगा? ऑर्थो वाला मैम वोलेटाइल।
तो वोलेटिलिटी किसकी होगी? ऑर्थो वाले की ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चे हम एसिडिटी पे। एसिडिटी के बारे में क्या ख्याल है? एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? ऑर्थो वाले की ज्यादा होगी या पैरा वाले की ज्यादा होगी? पैरा। ज्यादा बोलो, कम बोल रहे हो? ज्यादा। ज्यादा पैरा किसकी? पैरा की होगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ किसकी? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल या पैरा नाइट्रोफिनोल की। तो आप दोनों में से कैसे, अभी मैंने लास्ट टाइम ही तो कराया ये वाला क्वेश्चन कि ऑर्थो वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, वैसे तो होनी चाहिए इसकी ज्यादा। किसकी? ऑर्थो वाले की। क्यों? क्योंकि माइनस आई क्या होता है बच्चा? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और माइनस आई जो है यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। बट क्योंकि आपको पता है ऑर्थो वाले में क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि हमें एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या पता लगाना है कि ये H कितनी आसानी से निकल पा रहा है। जितनी ये H आसानी से निकल पाएगा उतनी ही ज्यादा आपकी बच्चा क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। बट ऑर्थो वाले में तो वो जाने ही नहीं दे रहा, पकड़े खड़ा है वो उसको। समझ रहे हो? तो ऑर्थो वाले में क्या होगी बच्चा? एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी पैरा वाले के केस में। समझे कि नहीं समझे? अभी मैंने कराया था, लास्ट क्लास में कराया था, अगर तुम लोगों को याद हो तो बोलो। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अगर मैं बात करूं सोल्यूबिलिटी की, तो सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। तो क्या मैं बोल सकती हूँ पैरा वाले का ज्यादा होगा ऑर्थो से? बोलो। यस मैम। सोल्यूबिलिटी की बात कर लो, जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। देखो आप ना कंफ्यूज मत हो कि मैम आप कभी तो एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हो, कभी इतने सारे मॉलिक्यूल लाइन में बात कर रहे हो। आप देखो कि मैं बात किसकी कर रही हूँ। जब मैं बात एसिडिटी की कर रही हूँ तो मैं सिर्फ बात कर रही हूँ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की एंड पैरा नाइट्रोफिनोल की। एंड मैं इस H की बात कर रही हूँ, इस H की कि कितनी जल्दी जो है जा सकता है। ठीक है, आपको दिख रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में तो भैया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है, तो ये H को नहीं जाने देगा। ठीक है, अगर बात करूं सोल्यूबिलिटी की, तो आपको ओवरऑल देखना है कि क्या हो रहा है सोल्यूबिलिटी में। तो आपको दिख रहा है कि जब हम अगर पैरा नाइट्रोफिनोल और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल को, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से, जब मैं पैरा नाइट्रोफिनोल और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल को पानी में डालती हूँ, मान लो मेरे पास दो अलग अलग बीकर है, एक में मैं डालू पैरा नाइट्रोफिनोल, एक में मैं डालू ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो जब मैं पैरा नाइट्रोफिनोल डालती हूँ वो तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन ऑर्थो वाले में क्या होगा? वो पहले ही अपने आप से ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल से इतना ज्यादा इंटरेक्ट वो नहीं कर पाएगा। इसलिए सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी बच्चा? पैरा की ज्यादा हो जाएगी ऑर्थो के कंपैरिजन। अभी समझ में आया क्या? यस मैम। हाँ जी, ठीक है। झूठी हाँ तो नहीं भर रहे हो ना? नो मैम, आ गया। ठीक है। मैम एक जनरल क्वेश्चन था लास्ट स्लाइड में। कौन से वाला बेटा? मैम इसमें आपने 40% बना रखा और 13% बना रखा है, ये तो 53% ही हुआ, बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट क्या है? अच्छा, मैंने इसमें ये कर दिया क्या? हाँ, बाकी जो आप रिएक्शन मैकेनिज्म कराते हो, मतलब वैसे तो मैंने यहाँ पे आपको मैकेनिज्म नहीं कराया, कुछ और बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे होंगे जिनकी कुछ परसेंटेज होगी। ठीक है, मेन यही है कि ये 40% बनता है, ये 13% बनता है। जैसे और बाय प्रोडक्ट्स नहीं बनते आपके, मेन तो यही है, तो उनकी परसेंटेज यहाँ पे शो नहीं कर रखी है आपके बुक्स में। ठीक है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ ये डाटा दिखाया है कि 40% ये बन रहा है और 13% ये बन रहा है। ठीक है जी? यस ओके मैम। आगे चलूं? चलो, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट वाली रिएक्शन आओ। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको? फिनोल है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है। रिएक्शन क्या हो रही है? ये वही हो रही है, ऑर्थोसल्फोनिक एसिड मिल रहा है, पैरासल्फोनिक एसिड मिल रहा है। ठीक है, अच्छा ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों? पेपर में आने लग गई है ये कि पिक्रिक एसिड को, ये पिक्रिक एसिड है, याद है मैंने बताया था आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, और ये अगर मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो ये CO2 इवॉल्व कर देता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, पॉइंट समथिंग इसका पीके वैल्यू होता है। अच्छा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ना इसका इंडस्ट्री में बहुत अच्छा खासा रोल है। तो इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना बच्चे, इसको हम डायरेक्टली फिनोल से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा मेथड नहीं है। तो पहले क्या किया जाता है लैब में कि पहले ना सल्फोनिक एसिड बनाया जाता है, फिर दोनों का मिक्सचर, ऑर्थो वाला और पैरा वाला,
ये रिएक्शन है बच्चे, इसके पीछे ना कुछ नहीं है, आपको ऐसे ध्यान रखना ही पड़ेगा, कोई और चॉइस नहीं है। जब आप ऑर्थो और पैरा के मिक्सचर को ट्रीट करवाते हो नाइट्रिक एसिड के साथ और हीटिंग देते हो, तो एक ही टाइम पे क्या होता है, ये वाला ग्रुप भी हटता है और एक ही टाइम पे नाइट्रो ग्रुप भी आके लग जाता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, नाइट्रेशन विद डीसल्फेशन, डीसल्फोनेशन, ये एक ही स्टेप में होता है। SO3OH मतलब SO3H ग्रुप निकलता है, NO2 ग्रुप आके लग जाता है और आपका पिक्रिक एसिड बन जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड को बनाने का ये एक तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है। तो जब क्या होता है ना, एक्चुअल में क्या होता है, जब जिस चीज का ज्यादा यूज हो रहा होता है ना हमारे लैब्स में, रिसर्चर्स जिस पे बेसिकली रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो चीज ना अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो भी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन ना आने लग गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसको कर लेना कि पिक्रिक एसिड को फिनोल से कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, यस मैम। आ जाओ अभी रिएक्शंस पे आ जाओ। अब सारी नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट हो रही हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझते जाना। फर्स्ट रिएक्शन है जो कि मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, हेलोएल्केन एंड हेलोरीन में, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये करवा दी ना मैंने। फिनोल को जब आप ट्रीट करवाओगे बच्चे एल्काइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, तो आपको एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, एक पैरा प्रोडक्ट मिलता है। करवा दी ना ये वाली रिएक्शन। अब ऐसे मत बोलना मैम नहीं करवाई, करवाया था याद। लेकिन ना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये नोट। क्या लिखा हुआ है इस नोट में, ध्यान से देखो। द यील्ड ऑफ एल्काइल फिनोल जो बेसिकली ये बनेगा इज जनरली लो सिंस AlCl3 कोऑर्डिनेट्स विद द ऑक्सीजन एटम। क्या बोल दिया इसने, इसने ये बोला कि जो ये बनते तो हैं लेकिन यील्ड ना इनकी कम होती है। क्यों कम होती है, ध्यान से सुनना। जो ये आपका AlCl3 है, रुको मैं कहीं नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ आपको। देखो, एक तो ये है, एक ये है, और आप AlCl3 ले रहे हो। ठीक है, तो तुम्हें मैंने ये समझाया था कि AlCl3 क्या है, इसके पास वैकेंट प्योर बाइटल है, बताया था मैंने। ठीक है, और मैंने कहा था ये अपने लोन पेयर देता है यहाँ पे, लेकिन ये देने से पहले बच्चे पहले ये टांग अड़ा लेता है और ये दे देता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है और एल्यूमिनियम का बॉन्ड जो होता है वो AlCl से बहुत अच्छा होता है। मतलब बेसिकली क्या बोला जाता है, चिलेशन कर लेता है। चिलेशन का मतलब पता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है बच्चे, Cl के जाने से पहले ही इन पे अटैक कर देता है और ये बन जाता है। ध्यान से देखना एक बारी, ऐसे बन जाता है। तो इसीलिए ना क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, तो अगर यही पहले चला जाएगा तो ये बाद में जाएगा, और अगर ये बाद में जाएगा जो आपका मैंने ये लिखा था, तो इतनी जल्दी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा, और इतनी जल्दी अगर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा तो जो आपको ये प्रोडक्ट मिले हैं, कौन से वाले, ये वाले ऑर्थो और पैरा वाला, इनकी यील्ड क्या होगी, कम होगी। क्योंकि Cl, इससे पहले कि Cl अपने इलेक्ट्रॉन दे वैकेंट प्योर बाइटल में, ऑक्सीजन दे देता है, जिसकी वजह से इनकी जो यील्ड है वो इतनी अच्छी नहीं आती है। क्योंकि जो हमने पहले सीखा था उसमें क्या था आपका, उसमें ये था आपका, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अभी क्या आ गया, यहाँ पे फिनोल आ गया, तो ऑक्सीजन भी इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और Cl भी अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल यील्ड है बच्चे वो लो हो जाती है। और ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक नहीं आया बट आने के चांसेस है, क्योंकि ये वाली रिएक्शन एग्जामिनर को भी पता है, ये बच्चे रट के आए हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, लेकिन ये वाली बात किसी किसी को ही पता होगी कि इनकी यील्ड पुअर क्यों होती है। समझे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ गया है चिलेशन करने के लिए। Cl तो था ही था, ऑक्सीजन भी आ गया है बीच में अपनी टांग अड़ाने। समझ आई? ओके मैम। यस मैम। नई नई चीजें लग रही होंगी ना आज थोड़ा। चलो, उसके बाद है नेक्स्ट रिएक्शन है कपलिंग विद डाइजोनियम सोल्ट। बेसिकली कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। ये क्या है तुम्हारा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। याद आ रहा है कौन सी रिएक्शन कराई थी मैंने, सैंडमेयर रिएक्शन। यस मैम। है ना। और आपको क्या लेना है, इसके साथ फिनोल लेना है। आपको कुछ नहीं करना, यहां से HCl बाहर निकाल दो और इनको कंबाइन कर दो। इनको क्या कर दो, कंबाइन कर दो। रिएक्शन में रिएक्शन कंडीशन क्या है, बस वो ध्यान रखना है।
बेसिक कंडीशन रखनी है आपको, पीएच 9 to 10 के बीच में रखना है, और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका कलर ध्यान रखना है, एजो डाई मिलेगी आपको, ऑरेंज कलर की डाई। याद है मैंने आपको आई थिंक बताया था लास्ट टू लास्ट क्लास में, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है, और एक ऑरेंज कलर की डाई आती है, वो मैं इसी डाई की बात कर रही थी। समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। कपलिंग करवा दी, HCl बाहर निकाल दिया और दोनों क्या हुआ, कपल हो गए, और आपको मिल गया 4 हाइड्रोक्सिल एजोबेंजीन, जो कि ऑरेंज डाई कलर की होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में ये नोट वाला पॉइंट ध्यान रखना, कपलिंग रिएक्शन की। ठीक है, पिक्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है। ठीक है, नाइट्रेशन में ये तो तुम लोग करा लोगे, लेकिन इसके बेसिस पे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिटी एंड सोलिबिलिटी, ये तुम लोगों को पता होने चाहिए। हाँ, सल्फोनेशन जब आप करा रहे हो तो डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है। लो टेम्परेचर है तो ऑर्थो वाला बनेगा, हाई टेम्परेचर है तो पैरा वाला बनेगा, लेकिन आप ऑर्थो को पैरा में भी कन्वर्ट कर सकते हो बाय रेजिंग द टेम्परेचर टू 373 केल्विन। ठीक है, उसके बाद सबसे पहली हमारी रिएक्शन यही थी कि अगर आप फिनोल में एक्सेस ऑफ ब्रोमीन डाल देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो आपको ड्राई ब्रोमोफिनोल मिलता है, व्हाइट पीपीटी। अगर आप ब्रोमीन को लेते हो नॉन पोलर सॉल्वेंट में, इनमें से कोई भी आप ले सकते हो, तो आपको एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिलता है, एक पैरा वाला प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर है? तो जितनी भी रिएक्शन मैंने करवाई है वो सारी पेपर में आई हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैम कोई इंपॉर्टेंट बता दो, सारी इंपॉर्टेंट है, सारी पेपर में आई हुई है। आगे चले। मैम कपलिंग वाली स्लाइड दिखाना, 1 सेकंड। ये लो बेटा। ओके मैम। आगे चलो। क्या रिएक्शन है ये? नाम पढ़ना है इसका, कॉल्स रिएक्शन। ऑलवेज रिएक्शन। और यहाँ पे लिखो ये 2023 में आएगी, लिख लो इसको, 2023 में आएगी, और आएगी ही बोल दिया तो। क्या होता है इसमें, ध्यान से सुनो, बहुत इजी रिएक्शन है। ऑलवेज रिएक्शन में क्या होता है आपका, ये क्या है, इसका नेम क्या है बच्चे? सोडियम फिनोक्साइड। कैसे बनता है ये सोडियम फिनोक्साइड, कोई बताएगा क्या? कोई मुझे बताएगा सोडियम फिनोक्साइड कैसे बनता है? देखो इधर, अगर मैं करवाई भी थी ये रिएक्शन, तुम लोग भूल जाते हो। अगर मैं मेटल के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो ये बनता है, भूल गए क्या? ठीक है, Yes, अभी मैंने ma'am. क्या करवाई रिएक्शन, इधर देखो बच्चा, CO2 के साथ रिएक्शन कराई। CO2 क्या है? एसिड है, अगर तुम्हें पता हो तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है बच्चे, इधर देखो। 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दूं ताकि समझ में आए। देखो ये रिएक्शन कैसे होती है, ऐसा। ठीक है, इधर देखो क्या हुआ, ये आया, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया बच्चे वो किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे, और ये ऐसे जाएगा। फिर क्या होगा? फिर होगा CO नेगेटिव, इधर देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। समझ रहे हो मेरी बात, क्या किया मैंने? यस मैम। ठीक Yes, है, ma'am. अभी क्या होगा यहाँ पे, ये देखो अभी क्या होगा, वही एरोमेटिसिटी रीगेन करा दो। तो ये बन जाता है आपका, इसका नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड है। कुछ नहीं होता, ये अपने लोन पेयर देता है, यहाँ पे जैसी नेगेटिव चार्ज आता है ये यहाँ पे अटैक करता है, फिर वो पानी से क्या होता है, अंडरस्टूड होता है बच्चे ये, कि पानी से उसने H ले लिया होगा और अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करवा लिया होगा। ठीक है, तो ये वैसे रिएक्शन ऐसे होती है। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी इसमें, 1 मिनट रुको। ऐसे होती है, ये हुआ, यहाँ पे ये बना। ठीक है, जो ये H है ये इस ऑक्सीजन ने ले लिया, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, और ये बन गया फाइनली। इस रिएक्शन का नाम क्या, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। और अगर कोई आयुपेक नेम पूछे इसका तो वो क्या है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अरे तुम मुझे ना ये याद दिलवाना, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, वो आपको लिस्ट देनी थी मैंने, सो जब आप आयुपेक नेमिंग करो तो उसमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मुझे याद दिलवा देना कोई बच्चा मैसेज करके। ओके मैम।
मनोज ये देख, सॉरी आशुतोष ये देख लो बेटा, इसका नेम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, लेकिन उस नाम से नहीं देते हैं, पेपर में पूछते हैं सैलिसिलिक एसिड से, ठीक है। और यही इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। आप लोग एक पैरा वाला बनाएंगे, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसिडिक ग्रुप एंड फिनोल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये 90% आने के चांसेस है 2023 में, तो इसको ध्यान से रखना, सुनना, ठीक है। और ये क्या है बच्चा, सोडियम सैलिसिलेट है, ये मैं आपको बता दिया था, क्योंकि जब ये सैलिसिलिक एसिड है तो इसका सोल्ट क्या होगा, आप बोल सकते हो सोडियम सोल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, या यू कैन ऑल्सो से सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है। उसके बाद बच्चे ध्यान रखना, एक रिएक्शन और भी होती है, अगर आप मान लो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अभी तुम्हें लग रहा होगा मैम ये कैसी रिएक्शंस बता रहे हो, और देखना कितने बच्चे तो भाग के भी चले गए, है ना, 41 स्टूडेंट्स थे और 35 रह गए, डर के हमारे भाग गए कि क्या हो रहा है भाई, हमें तो नहीं समझ आया। तो देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चे, एसिडिक एनहाइड्राइड है, तो ये क्या करेगा, ये मैंने तुम्हें इसका मैकेनिज्म भी समझाया था, कैसे होगा ये देखो, ये इस पे अटैक करेगा, ये ऐसे जाएगा, ये फिर वापस आएगा और ये निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप। अगर तुम्हें याद हो मैंने लास्ट क्लास में करवाई थी ये रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा, OCO-CH3 बन जाएगा, ठीक है। और इसका नाम क्या है, एस्पिरिन है, इसका नेम क्या है, एस्पिरिन है। और एस्पिरिन का तुम्हें पता है ना बायो वाले, वैसे तो मुझे भी पता है, यस मैम, है ना। क्या होता है, फेब्रिफ्यूज, पेन को पेन किलर भी एज अ पेन किलर भी लेते हैं और फीवर को कम करने के लिए भी लेते हैं ये एस्पिरिन। और अगर इसका मैं आयुर्वेद नेमिंग की बात करूं तो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अभी मेरी ना बात सुनो, ये पेपर में क्वेश्चन कैसे आया है, ध्यान से सुनो। मैंने ना तुम्हें तो नहीं दिया एक्चुअली, कहाँ था ये क्वेश्चन, हाँ ये ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से कंबाइन होके आया हुआ था क्वेश्चन, कैसे, जेई में आया हुआ था, सुनना कैसे क्वेश्चन था। इतना बना के दे दिया उन्होंने, मतलब इतना लिख के दे दिया, सैलिसिलिक एसिड है और ये रिएक्शन है, बस इतना लिख के दे दिया। उन्होंने ये पूछा कि जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसके बारे में स्टेटमेंट्स दे रखी थी 4, आपको बताना था उसमें से कौन सी ठीक है। क्वेश्चन को समझे, उन्होंने ना इतना लिख के दे दिया था और लिख के दे दिया था पी है, तो वो कह रहे थे जो पी प्रोडक्ट बनेगा ना उसके रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना था कौन सी इसमें से इनकरेक्ट हो। तो पहले तो बच्चों को पता होना चाहिए कि भैया एस्पिरिन बनेगी, फिर जो एस्पिरिन की वो 4 प्रॉपर्टीज थी आपको उसमें से देखना था कि कौन सी सही नहीं थी। तो ये क्वेश्चन था जेई में, बताओ मुश्किल था क्या? क्योंकि अगर तुम्हें ये पता होता ना कि एस्पिरिन बनेगा फिर तो तुम वो वाला क्वेश्चन कर लेते, आराम से कर लेते। ठीक है, ठीक है, आगे चलूं? यस मैम, ओके, ये क्या है इसका नाम फिर से ये सैलिसिलिक एसिड आ गया। ये क्या है बेटा, बता दो। फिनोल। हाँ फिनोल, फिनोल है। ओके, तो ये रिएक्शन कैसे की गई होगी, कोई बता सकता है क्या मुझे? बता सकता है क्या? सिंपल है, देखो ना, एसिड है, एल्कोहल है, और एसिड प्लस एल्कोहल कौन सी रिएक्शन होती है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। समझ गए? ये देखो कुछ नहीं किया, COCH6H5 कर दिया, पानी बाहर निकल गया, यही तो होती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। याद आ रहा है तुम्हें? पहले क्या किया होगा, पहले क्या किया होगा, ये जो PCl3 है यहाँ पे इसने Cl में चेंज किया होगा, इसको हीटिंग दे रखी है, ठीक है, फिर उसने अपनी रिएक्शन करवाई होगी, बस खत्म। करके दिखाऊं क्या? करके दिखाती हूँ, रुको। ये देखो क्या लिया है, फिनोल लिया है और ये लिया है ना। अभी आप क्या करोगे ना, आप लोग इतना महान बनोगे कि मैम POCl3 है, आपने कहा था अगर ROH आ जाता है ना और उसमें कोई क्या बोलते हैं क्लोरीन का सोर्स आ जाता है लाइक PCl5 या SOCl2 तो आप ये बना दोगे। और अगर किसी ने महान बन के इसको चेंज करवा के Cl लगा दिया तो लग जाएगा चाटा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि मैंने कहा था कि R शुड बी एल्काइल ग्रुप नॉट एराइल ग्रुप। क्या बोल दिया मैंने? एराइल ग्रुप नहीं होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप हो सकता है। क्योंकि बच्चे देखो ना, यहाँ पे आप डायरेक्ट अटैक नहीं करवा सकते,
ठीक है, तो ये किसको चेंज करेगा? ना तो इसको करा सकता है ना ही इसको करा सकता है। इसको करा देगा चेंज? बोलो। एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, बताओ ये बन जाएगा क्या? जल्दी बताओ ना। तुम पहले ये बताओ, ये समझ में आया उसने इसको क्यों नहीं हटाया? पहले ये बताओ, ये समझ में आया इसने OH को क्यों नहीं हटाया, बेंजीन वाले OH को? क्योंकि बच्चे रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा ना, समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो ये इस वाले एसिडिक, इस वाले OH को आराम से हटा सकता है। अभी कुछ नहीं करना, अभी देखो क्या होगा, बस खत्म कहानी। अब तो तुम्हें आता ही है, अब तो इंटेलिजेंट हो तुम। ये करो, ये करो, इसको वापस लेके आओ और ये बाहर निकालो, बस बन गया। क्या हो गया? OH OCO और ये क्या नाम है इसका, C6H5, बस बन गया, खत्म। बताओ आ गया समझ में कैसे हुआ होगा ये? तो ऐसे वाली चीजों के तो आपको मैकेनिज्म पता होने चाहिए, जो कि इजी मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चे, फिनोल की आप अगर रिएक्शन कराते हो PCl5 से कराते हो या SOCl2 के साथ कराते हो, आप एराइल वाले केस में डायरेक्ट OH को रिप्लेस करके नहीं लगा सकते हो सेल। ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इसका नाम क्या है? फिनाइल सैलिसिलेट। देखो अगर यहाँ पे COH होता तो आप बोलते सैलिसिलिक एसिड, बट अब यहाँ पे क्या एस्टर वाली यूनिट आ गई, तो इसको क्या बोलोगे? फिनाइल सैलिसिलेट बोलोगे। क्लियर हो गया बच्चे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कॉमन है क्या सेलोल? हाँ जी, मैम सेलोल। हाँ सेलोल इसका कॉमन नेम है। मतलब याद रहे तो ठीक है, मैंने वैसे ही लिख दिया था जब मैं इसकी वो लिख रही थी रिएक्शन, तभी मैंने लिख दिया था, कोई वो नहीं है, याद रहे तो चलेगा, वरना इवन अगर फिनाइल सैलिसिलेट भी नाम याद नहीं रहता ना तो भी चलेगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना रिएक्शन हुई कैसे। ठीक है, अभी आ जाओ यहाँ पे लिखो रीमर टीमन रिएक्शन, और यहाँ पे भी लिखो 2023, यहाँ पे भी लिखो 2023। ओके पहले तो ये समझो कि रिएक्शन में हुआ क्या, मतलब जो आपको रट्टा मारना है और नीट एग्जाम, फिर मैं समझाऊंगी कि मैकेनिज्म कैसे हुआ इसका। ठीक है, तो पहले रट्टा मारने वाला काम देख लो। इसमें क्या लेते हैं बच्चे? रीमर टीमन रिएक्शन में फिनोल लेते हैं। अरे म्यूट कर लो बेटा। बच्चे एक्चुअली ना तुम्हें दिख नहीं रहा क्या ये जो लिखा हुआ है? वो पतली पतली सिलाई है ना, इसलिए। अच्छा, एक्चुअली मैंने पता क्या सोच के पतली पतली लिखी कि मेरे को ज्यादा स्पेस मिल जाए लिखने का, बट ठीक है। ग्रीन वाला आपने दिखाया वो बिल्कुल बहुत कम दिख रहा है। अच्छा चलो, मैं आगे से फिर थिकनेस अपनी जैसे पहले रखती थी वैसे ही रखूंगी। ठीक है, मैम क्लियर नहीं दिख रहा ना इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं यार, जूम कर लो आज के लिए, कल से फिर वो कर दूंगी पहले वाले जैसा। ठीक है, चलो रीमर टीमन रिएक्शन। अच्छा, रीमर टीमन जितना नाम इसका यूनिक है ना, उतनी ये रिएक्शन भी यूनिक है। इसमें ना 4-5 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। पहला तो, अरे बस करो, नहीं है तो आगे से लिख दूंगी, इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो। फिनोल है, फिनोल में बच्चे आपको इसमें डालना होता है आपको क्लोरोफॉर्म और NaOH डालना होता है, ये ध्यान रखना। रीमर टीमन रिएक्शन में फिनोल, और ये तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएगी, लिख लो 2023। ठीक है, फिनोल CHCl3 और NaOH लेते हो, बनता क्या है आपका बच्चा? ऑर्थो वाली पोजीशन पे क्या आके लग जाता है बच्चा? CHO ग्रुप आके लग जाता है, जिसका नाम होता है सैलिसल्डिहाइड, और इसका कॉमन नेम ही इंपॉर्टेंट है 2-हाइड्रोक्सी बेंजेल, एक सेकेंड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले तो इस रिएक्शन को ध्यान से देख लो। ठीक है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है सैलिसल्डिहाइड, इसका आईयूपैक नेमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या हुआ, हमने क्या क्या लिया इसमें? क्लोरोफॉर्म लिया, NaOH लिया, और आपको क्या मिला? ऑर्थो पोजीशन पे CHO मिल गया। लेकिन अभी बात आती है कि मैम ये हुआ कैसे? मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं होता तो मैं नहीं करवाती, बट इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप होता है बच्चा, इधर देखो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। कैसे? देखो, कोई लीव नहीं करना, CHCl3 है ना, इसको ऐसे बनाओ, CHCl3 को बना लिया, और आपने क्या लिया है? NaOH लिया है, KOH भी ले सकते हो, चलेगा। ठीक है, अभी NaOH क्या है बच्चा? बेस है, हाँ या ना?
यस मैम बेस है। वैसे तो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल भी होता है, बेस की तरह भी काम करता है। अभी बेस है तो इसको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एसिडिक प्रोटोन दिख रहा है। अरे अभी तो मैंने बोल्ड उससे लिख लिया बेटा, और कितनी थिकनेस मैं करूं इसकी। मैम क्लियर है, आप कंटिन्यू करो। ठीक है, क्लियर। NOH क्या है, बेस है, तो बेस है तो क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन को लेके जाएगा इस तरह से, और आपको पता है क्या बनता है, फिर कार्बन आयन बनता है। और ये स्टेबल है, ये क्या है बच्चा, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, कार्बन आयन को क्या करते हैं बच्चा, स्टेबलाइज है। ठीक है, चलो ये तो तुम्हें समझ में आ गया। इसके बाद क्या होता है, ये भी तुम्हें पता है कि मैम Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, हाँ या ना। यस मैम। क्या बन जाएगा, Cl Cl, और नेगेटिव चार्ज को अगर मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाऊं तो चलेगा क्या। यस मैम। यही क्या होता है बच्चा, हमारा कार्बीन होता है। कार्बीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। वाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, तो ये क्या होता है, रीमर टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल होता है, या यू कैन ऑल्सो से इंटरमीडिएट होता है। और यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार 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 बार, चाहे वो लिख के दे CCl2 नेगेटिव, या फिर वो नेगेटिव चार्ज को 2 लोन पेयर लिख के दे। आपको पता होना चाहिए कि रीमर टीमन रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है या कौन सा इंटरमीडिएट होता है। समझ आ गया, आ गया सबको। तो लिख लो कार्बन। उसके बाद बच्चे इधर देखो, अभी रिएक्शन कैसे होगी ये देखना बहुत जरूरी है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या करेगा, अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, ऐसे बोलो, देखते जाओ सब समझ में आएगा। तो हुआ क्या, ऐसा कुछ हो गया, ये देखो एक बार, Cl नेगेटिव और OH। पहले देख लो यही हुआ क्या, बोलो बोलो, यही हुआ क्या, ध्यान से देख लो। अभी आपको इसमें Yes, 2 ma'am. चीजें दिख रही Yes, हैं, क्या ma'am. 2 चीजें दिख रही हैं। एक तो कार्बन पे, अरे म्यूट करो बेटा, एक तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया तो अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज कराएगा, और एरोमेटिसिटी भी तुमने इसकी गायब करवा दी है तो वो भी रिगेन करेगा। तो होता क्या है, ये नेगेटिव चार्ज इस H को ले लेता है, और ये ऐसे जाता है, और ये ऐसे जाता है। तो बनता क्या है बच्चे, ध्यान से देखना। इसमें मैं बता दूंगी तुम्हें क्या क्या करना है, सारी चीजें नहीं रटनी है इसमें, मतलब सारा मैकेनिज्म तुम्हें ना भी पता हो तो भी चलेगा। इतना क्लियर हो गया। यस मैम। यस मैम। चलो अभी यहाँ पे हम किससे रिएक्शन कराते हैं बच्चे, NOH के साथ, NaOH के साथ। बेसिकली तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ NOH, मतलब थोड़ा एक्सेस ऑफ NOH यूज करते हैं। अभी यहाँ पे क्या होती है बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे, एक बार OH अटैक करता है इस Cl को निकालता है, दूसरी बार अटैक करेगा इस Cl को निकालेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, OH 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 बन गया ये, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। मुझे पता है थोड़ा Yes, ma'am. समझा दूंगी, और तुम्हें ये वाली बात पता होनी चाहिए। इवन मैंने भी बहुत बार बताया था कि एक कार्बन पे 2 OH कभी स्टेबल नहीं होते। अगर एक कार्बन पे 2 या 3 OH आ जाते हैं तो वहां से क्या निकलता है बच्चे, ध्यान रखना, पानी निकल जाता है। क्या निकल जाता है, पानी निकल जाता है। और पानी निकलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपके पास आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, विच इज योर सैलिसल्डिहाइड। और यही होता है रीमर T1 का प्रोडक्ट। अब आप कहोगे मैम सीधा ये बताओ, मुद्दे पे आओ कि हमें चीज क्या याद रखनी है, इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो पहली बात तो आपको बेटा ये ध्यान रखनी है कि इसमें फिनोल होता है, क्लोरोफॉर्म होता है और NaOH होता है, और आपको क्या मिलता है, सैलिसल्डिहाइड मिलता है। पहली बात तो यही ध्यान रखनी है कि रिएक्शन में क्या हो रहा है ना। दूसरी बात आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो कार्बीन है वो इंटरमीडिएट है, बस खत्म। और बेशक सारा मैकेनिज्म भूल जाओ, डजंट मैटर, सिर्फ बस ये ध्यान रखना है इसमें कि कार्बीन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल या यू कैन ऑल्सो से इंटरमीडिएट होता है। क्लियर है सभी को? Yes, तीन ma'am. चीजें याद रखो। यस मैम।
चलो, हाँ, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर मान लो मैं CHCl3 की जगह यहाँ पे CCl4 यूज करूं तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन समझ में आया? अगर मैं CHCl3 की जगह बच्चे CCl4 यूज करूं तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बना था बेटा, इधर देखना, C पे 2 Cl थे, जब मैंने क्या लिया, CHCl3 लिया, समझ रहे हो? जब CCl4 लूंगा तो कितने OH कितने Cl आ जाएंगे? 3, हाँ या ना, जल्दी बताओ। फिर मैं इसकी रिएक्शन NOH के साथ कराऊंगी एक्सेस में, तो क्या होंगे, सारे के सारे Cl रिप्लेस हो जाएंगे OH से, और तुम्हें पता है एक कार्बन पे 3 OH स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से पानी निकालो और क्या बना दो, COOH बना दो। तो तुम्हें मिलता है, जब आप CCl4 यूज करते हैं तो तुम्हें मिलता है सैलिसिलिक एसिड। डिफरेंस समझ में आया कि जब तुमने क्लोरोफॉर्म यूज किया तो मिला सैलिसल्डिहाइड, जब तुमने यूज किया कार्बन टेट्राक्लोराइड तो तुम्हें मिला सैलिसिलिक एसिड। बताओ। यस मैम, लास्ट वाला यस मैम। तो ये अब हो जाएगा। क्लियर हुआ? मैं रिवाइज भी करा दूंगी, टेंशन मत लो तुम। कितना रह गया? बस खत्म है। चलो इधर आओ, अगर ये मैंने पहले से ना लिखा होता ना, कल जाके खत्म होता ये। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कंडेंसेशन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। देखो इस पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर बस एक बार रीड कर लो क्या हो रहा है, बाकी ये इतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। देखो फिनोप्थिलीन सुना है तुमने? बेटा म्यूट करो अपने आप को। फिनोप्थिलीन सुना है? मैम सुना है। क्या है ये? यस मैम। बेस इंडिकेटर है, राइट? है ना, एसिड बेस इंडिकेटर है। बेसिक मीडियम में पिंक कलर का होता है, ऐसा ही ना, है ना? और एसिडिक मीडियम में क्या होता है, कलरलेस होता है ना, इसलिए बोला जाता है एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस रिएक्शन में इसको एज अ इंडिकेटर यूज किया जाता है। तो ये कैसा बनता है बेटा, ध्यान से देखना थोड़ा। ये क्या होता है तुम्हारा, थैलिक एनहाइड्राइड होता है, जो ये मैंने ऊपर बना रखा है, थैलिक एनहाइड्राइड। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एनहाइड्राइड वाली लिंकेज है, ये वाली, तो इसलिए बोलते हैं इसको थैलिक एनहाइड्राइड। और यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चे, 2 फिनोल की यूनिट लेते हैं, यहाँ से आप पानी निकाल देते हो और इसको कार्बन को एक बार इससे जोड़ देते हो, एक बार इससे जोड़ देते हो, और यही आपका क्या होता है, फिनोप्थिलीन होता है। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं था ना, सिर्फ पानी को निकालना और 2 बॉन्ड लगाने, खत्म। बोलो, सो गए क्या? ऑर्गेनिक लिस्ट बुला दिए आज तुम लोगों को। फिनोप्थिलीन, हाँ बेटा, पी साइलेंट है। अरे सो तो नहीं गए क्या? रिवाइज करवा दूं क्या एक बार? करवा दूंगी एक बार, इसी का सारा कर लेते हैं, फिर रिवाइज करा दूंगी, ठीक है? आई नो बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लिया तुम लोगों ने, ठीक है? चलो उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनोल्स की। देखो इंपॉर्टेंट तो इतनी खास नहीं है, बट ठीक है, पढ़नी है हमें, एनसीईआरटी में दे रखी है। जब आप फिनोल की रिएक्शन कराते हो बच्चे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो आपको क्या मिलता है, फिनोल ऑक्सीडाइज होके इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम होता है पैराबेंजोक्विनोन। समझ रहे हो? जब आप फिनोल की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलता है, पैराबेंजोक्विनोन मिलता है, ठीक है? डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाते हैं और इस तरह से ये बन जाता है, ठीक है? अगर आप फिनोल की रिएक्शन कराते हो बच्चे निकल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2, तो क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है ये रिड्यूस होके सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट, ठीक है? फिनोल को अगर आपको चेंज करना हो साइक्लोहेक्सानोल में, कुछ नहीं करना, रिडक्शन करवाना है, खत्म कहानी। कहाँ पे यूज होंगी ये वाली सारी रिएक्शन जो मैं अभी करवा दूं, तुम्हारे कन्वर्जन्स में, ठीक है? अभी आ जाओ अल्कोहल फिनोल के सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे। अभी इसको देख के ना डरना मत, जो मैंने ये बनाया हुआ है इसको देख के डरना मत, जो मैं बताऊंगी बस वही लर्न करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? पहले तो ये देखो बताना क्या है, पढ़ना क्या हमें। प्रियांशु हो क्या तुम? अंकुश है क्या? आंचल, सूती, दिव्या, अर्शिता? मैम हम यही है। अच्छा अर्शिता अच्छा है ठीक है। मिनल भी है। काफी बच्चे नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पे आज। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे यार, एक बार पढ़ लो, मैं पानी पी लेती हूँ। क्या हुआ मानसी? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करना है। देखो
ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो, मेरे फेस की तरफ देखो, अब इस पे छोड़ दो देखना, ठीक है। देखो पहला तो हमने क्या किया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए थे, याद है कि अगर मैं मान लो तुम्हारे पास अगर प्राइमरी अल्कोहल है, या सपोज मान लो तुम्हारे पास कोई एक्स अल्कोहल है, उसके अंदर तुम पीसीसी डाल लो, पीसीसी क्या था, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट था, तो अगर आपको एल्डिहाइड मिल रहा है इट मींस वो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल रहा होगा। अगर पीसीसी डालने के बाद कीटोन मिल रहा है इट मींस वो सेकेंडरी अल्कोहल रहा होगा। अगर पीसीसी के बाद डालने पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहा इट मींस वो टर्शियरी अल्कोहल दे रहा है। तो यहाँ से एक डिफरेंशिएट हो गया, आपने कर लिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को, बोलो हाँ या ना, यस जल्दी बोलो। दूसरा मैंने क्या कराया था, कॉपर के साथ रिएक्शन कराया था, प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल है तो एल्कीन बनेगा। अगर आपको याद नहीं है एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, कहाँ गई रिएक्शन, ये रही, देख रहे हो, ठीक है। तो दो डिफरेंशिएट हो गए, ठीक है। अभी क्या है, हाँ थर्ड है बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट, विक्टर मेयर टेस्ट। क्या है, विक्टर मेयर टेस्ट। ये टेस्ट क्या कहता है, ये टेस्ट ये बोलता है कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, सुनो ध्यान से, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है और अगर आप उसकी रिएक्शन करा रहे हो फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, तो OH को हट के आई लग जाएगा, सुनते जाओ इजी है। अगर आप उसकी रिएक्शन करा रहे हो सिल्वर नाइट्राइट के साथ तो NO2, ये मैंने करवाया था हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में, याद आ रहा है, नाइट्रोजन अटैक करेगा तो आपको एल्काइल नाइट्राइट मिल जाता है। लेकिन अगर आप उसकी रिएक्शन फिर फर्दर करवाते हो HONO के साथ, मतलब बेसिकली HNO2 के साथ कराते हो, तो आपको ना ये कुछ कंपाउंड मिलता है, नहीं याद नहीं करना है, बस देख लो आराम से, RC डबल बॉन्ड NOH NO2 मिलता है जिसका नाम होता है नाइट्रोलिक एसिड। फिर बोल रही हूँ याद नहीं करना है, जस्ट देखो। फिर आपने NOH के साथ रिएक्शन की, यहाँ से H निकल जाता है और ये बन जाता है, और कैसा कलर आता है इसका, ब्लड रेड कलर आता है। क्या कलर आता है, ब्लड रेड कलर आता है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको दे रखा होगा कि एक अल्कोहल है, वो सारी रिएक्शन लिख के दे रखी होंगी, फॉस्फोरस I2 की रिएक्शन कराई, फिर AgNO2 डाला, फिर HNO डाला, है ना, फिर NOH डाला, तो ब्लड रेड कलर आया, तो आप इससे पहचान जाओगे कि ब्लड रेड, अच्छा फिर प्राइमरी अल्कोहल रहा होगा, समझ गए। ऐसे ही मान लो सेकेंडरी अल्कोहल में सारी चीजें डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्लू कलर का प्रोडक्ट मिलेगा, जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट वो ब्लू कलर का होगा। टर्शरी में क्या होगा, टर्शरी में आते आते, हाँ रिपीट कर रही हूँ बच्चे, एक मिनट रुको, टर्शरी में आते आते बच्चे H खत्म हो जाएगा, तो जब आप HNO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, और कोई रिएक्शन ही नहीं होगी तो कोई कलर भी नहीं मिलेगा। तो कैसे याद रखोगे विक्टर मेयर टेस्ट को, प्राइमरी अल्कोहल में ब्लड रेड कलर मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल में ब्लू कलर मिलता है, टर्शरी अल्कोहल में कोई कलर नहीं मिलता। इजी था ये जो पूरी राम कहानी मैंने लिखी हुई है ये याद नहीं करनी है तुम्हें, ठीक है, समझ गए। ओके मैम, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कि ऐसे ऐसे रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। फिर बोल रही हूँ प्राइमरी अल्कोहल है तो ब्लड रेड कलर, और कौन कौन से रिएजेंट यूज हो रहे हैं इसमें, पहला हो रहा है फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ I2, देन Ag सिल्वर नाइट्राइट, देन HNO2, देन NOH, ठीक है। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो भैया ब्लड रेड मिल जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो ब्लू कलरेशन हो जाएगी, टर्शरी में कलरलेस, खत्म कहानी। मनोज म्यूट कर बेटा। उसके बाद आओ तुम्हारी फेवरेट रिएक्शन, ये पहले तो ये देखो, ये क्या मैंने पहले कभी पढ़ाया है, इसको ध्यान से देखना एक बारी, इसको मत देखना, टेस्ट को मत देखना, ये ऐसा कुछ मैंने कभी पढ़ाया है क्या, यस मैम, कहाँ पढ़ाया था, जिंक के साथ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स में पढ़ाया था, याद है। यस मैम, मैंने कहा था प्राइमरी अल्कोहल जो है लेट रिएक्शन देता है, सेकेंडरी अल्कोहल भी जो है बहुत स्लो रिएक्शन करवाता है, टर्शरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे ही हो जाती है, मैंने ऐसा कुछ बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टेस्ट है, एक विक्टर मेयर टेस्ट हो गया जहां से क्वेश्चन आता है, एक ल्यूकास टेस्ट हो गया। तो जो ये बच्चे कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 है, इनके मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, और इस पूरे टेस्ट को बोल दिया गया है ल्यूकास टेस्ट। तो क्या होता है, ध्यान से सुनना,
अगर आप प्राइमरी अल्कोहल में ये लुकास रिएजेंट डालते हो और आप कहते हो कि मैम मैं तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाऊंगा या करवाऊंगी, तो ध्यान रखना कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। हाँ मैं मानती हूँ, मैंने जब आपको लास्ट टाइम कराया था तो मैंने कहा था कि ये बेसिकली क्या करते हैं, कैटलिस्ट डालते हैं सो दैट रिएक्शन फास्ट हो जाए, लेकिन ध्यान देना वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगी, वो मैंने शायद बताया नहीं था, थोड़ा सा हीटिंग देनी पड़ती है तभी वो रिएक्शन होगी। तो रूम टेम्परेचर पे बेशक आप कैटलिस्ट डालो, रिएक्शन होगी ही नहीं। तो क्या लिखा हुआ है, नो रिएक्शन नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। टर्बिडिटी का मतलब समझते हो, थोड़ा बहुत ऐसे प्रेसिपिटेट जैसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे आप सेकेंडरी अल्कोहल में ये डालते हो तो रिएक्शन होगी, लेकिन टर्बिडिटी कब आएगी, 5 मिनट के बाद आएगी। लेकिन जब आप टर्शरी अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालते हो तो टर्बिडिटी उसी टाइम आ जाएगी डालते ही। तो क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास, ऐसे आएगा कि एक्स टाइप ऑफ अल्कोहल है, उसके अंदर डाला तुमने लुकास रिएजेंट और आपको टर्बिडिटी मिल गई इमीडिएटली, तो आपको क्या चेक करना है, कौन सा अल्कोहल होगा बच्चा, टर्सरी। और आपको वो चारों ऑप्शन में चेक करना है कि टर्शरी वाला कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। समझ गए। अगर मान लो ये चैप्टर हमारा हो जाता है सैटरडे तक, तो संडे को ना इसका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन रखेंगे फिर, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। उसके बाद है बस ये बस ये रह गया, लास्ट है आइडोफोम टेस्ट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मतलब हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है इससे। मैम ये आइडोफोम क्या चीज है, अब ध्यान से सुनो। आपको ना क्या करना है, अगर आपको ना पेपर में पहचाना है कि मैम आइडोफोम टेस्ट लग रहा है या नहीं लग रहा, तो ध्यान रखना अगर आपको ना ऐसा कुछ मिल जाता है, ध्यान से सुनना, अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है तो वो बंदा, वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड आइडोफोम टेस्ट देगा। अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता तो मतलब वो आइडोफोम नहीं देगा। कैसे, जो ये मैंने बोन्ड लगाया बच्चे, यहाँ पे H भी हो सकता है और कोई एल्काइल ग्रुप सपोज CH3 भी हो सकता है, चलेगा, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो अगर ऐसा कुछ सबस्ट्रेट है तो वो आइडोफोम रिएक्शन देगा। मतलब आइडोफोम रिएक्शन होता क्या है, आयोडीन होता है इसमें, और क्या होता है बच्चे, NOH होता है, और आपको CHI3 बेसिकली इसके क्या मिलते हैं, येलो PPT मिलते हैं, ठीक है। और बाहर जो है वो निकल जाता है, एसिड बाहर निकल जाता है, या यू कैन ऑल्सो से कि सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड जो है बाहर निकल जाता है। अभी मेन मुद्दा यहाँ ये नहीं है कि क्या बाहर निकलेगा, मेन पॉइंट ये आता है कि आप पहचानोगे कैसे कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है। अगर आपको बोले कि एक्स टाइप ऑफ एल्कोहल है, वो I2 और NOH के साथ रिएक्ट करा के CHI3 दे रहा है, ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको पहचानना होगा वो कौन सा अल्कोहल है। और वो पहचानोगे कैसे, इस ट्रिक से। और ये कोई ट्रिक नहीं है, आपके उसमें भी दे रखी है, बुक्स में दे रखी है। तो हम 1 बाय 1 पहचानते हैं। खुद देखो, क्या ये आइडोफोम देगा, ध्यान से सुनो, क्या ये आइडोफोम देगा, इसको थोड़ा सा अलग से लिखो। एक काम करूं, मैं इसको अगर ऐसे लिख लूं, ये देखो, क्या ये वाला सबस्ट्रेट मैच हो रहा है इससे, देखो एक बार। और मैं इस OH को अगर यहाँ लिख दूं तो बताओ, यस मैम। और है तो मतलब ये आइडोफोम देगा। दूसरे पे आओ, सेकंड पे आओ बेटा, ये आइडोफोम दे रहा है, नहीं दे रहा, क्योंकि ये ऐसा नहीं दिख रहा हमें। मिथाइल अल्कोहल डजंट गिव आइडोफोम टेस्ट। आगे आऊं, चलूं आगे। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला देगा आइडोफोम, ध्यान से देख लो। कार्बन के ऊपर एक H है, OH है और एक CH3 लगा हुआ है, देगा हाँ या ना? यस मैम। यस मैम देगा। फिर फोर्थ पे आओ, फोर्थ पे देगा, नहीं देगा। फोर्थ पे देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि देखो ना, कार्बन के साथ क्या है, ये जुड़ा होना चाहिए, एक कार्बन के साथ CH3 H OH और उसी कार्बन के साथ यह H या CH3, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, देख पा रहे हो? क्योंकि इस वाले OH के कार्बन के साथ 2 H जुड़े हुए हैं और ना कि CH3 नहीं जुड़ा हुआ, CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। क्या दिख रहा है आप लोगों को, या दूसरे पेज पे बना के दिखाऊं? ये देखो मैम दिख रहा है, रुको, यही है ना? इसमें बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है। ये दे रखा है, मैंने कहा ऐसा होना चाहिए आपका, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो H हो या CH3 हो। क्या ये ऐसा दिख रहा है आपको कहीं से भी? नो मैम। वो नहीं देगा,
तो वो नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, फिफ्थ पे आओ, फिफ्थ वाला देगा, यस मैम। देगा। तो यहाँ पे Yes. प्रोडक्ट बना लेना तुम अपने आप, CHI3, और जो बनेगा बनेगा, क्या बनेगा, CH3CH2 CONA बन जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाले पे आओ, सिक्स्थ वाले पे आओ, क्या सिक्स्थ वाला देगा? नहीं नो मैम। देगा, क्योंकि वो No, ऐसा madam. नहीं है। तो आइडोफोम रिएक्शन में बस यही होता है, आपको इम्पोर्टेंस ही यही है, मतलब इसमें जो चीज ध्यान रखने वाले वो यही है कि स्टूडेंट को पता लग पाता है क्या कि कौन सा अल्कोहल देगा और कौन सा नहीं देगा। तो अगर आपको ये वाली बात पता है जो मैंने ब्लू क्लाउड में लिखी है, तो बता दोगे पेपर में कि मैम ये आइडोफोम देगा और हमें येलो पीपीटी मिलेंगे CHI3 के। नहीं पता होगा तो फिर मार्क्स चले जाएंगे। क्लियर हो गया? मुश्किल तो नहीं था ना ये बिल्कुल भी? नो मैम। देखो No, ma'am. अगर अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर को ना इसी तरीके से पढ़ोगे ना जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो इजी हो जाएगा, वरना आप सच्ची बता रही हूँ भेजा खाली हो जाएगा। अल्कोहल फिनोल चैप्टर ही ऐसा है। ठीक है, तो सारे टेस्ट देखो, कितने सारे टेस्ट आ गए, कितने सारे नेम रिएक्शन आ गए। ठीक है, तो बस अब लास्ट रह गया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्कोहल फिनोल में डिफरेंशिएट करना है आपको। कौन कौन से, मतलब आप कैसे, मान लो सपोज मैंने ना आपको 2 सैंपल दिए हैं, एक अल्कोहल का और एक फिनोल का, आपको पता लगाना है कि अल्कोहल का कौन सा और फिनोल का कौन सा है। तो आप ये चारों टेस्ट कोई भी लगा लो, आपको पता चल जाएगा कि गिवन सैंपल इज अल्कोहल और फिनोल। तुम्हें अच्छे से पता है, ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, कोई नई बात नहीं है। देखो फिनोल तुम्हें पता है ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों होता है? Yes, ma'am. क्यों होता है ज्यादा एसिडिक, जल्दी बताओ। वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल? ये तो बड़ी जल्दी बोल दिया तुमने, होता है। क्यों होता है? हाइड्रोकार्बन रेजोनेंस। रेजोनेंस स्टेबलाइजर, शाबाश, रेजोनेंस स्टेबलाइजर। तो अगर ज्यादा एसिडिक है तो फिनोल ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, अल्कोहल नहीं करेगा। तो पहला टेस्ट तो ये हो गया। सेकंड टेस्ट क्या है बच्चा? फिनोल जो है फेरिक क्लोराइड के साथ टेस्ट देता है। मतलब अगर मान लो आपको चेक करना है कि आपका फिनोल है या नहीं, तो आप उसमें क्या करोगे, जो आपके ऊपर जो आपके पास सैंपल होगा ना, उसमें फ्यू ड्रॉप डाल दो FeCl3 के, तो उसके कलर चेंज होंगे, मतलब ट्रांजिएंट कलर होंगे, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए ब्लू कलर आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी कुछ सेकंड में वॉयलेट कलर आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी सेकंड में ग्रीन कलरेशन हो जाएगा। 5 सेकंड में 3 कलर चेंज होता है, ब्लू, वॉयलेट एंड ग्रीन कलरेशन होता है। जबकि अल्कोहल कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं देते हैं। तो एक ये डिफरेंट, इस वाले टेस्ट से तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक है कपलिंग रिएक्शन, जो मैंने तुम्हें अभी बता दी कि फिनोल तो कपलिंग रिएक्शन देते हैं, और कौन सी डाई देते हैं बच्चा? ऑरेंज कलर की डाई देते हैं, जबकि अल्कोहल ऐसी रिएक्शन नहीं देते हैं। फोर्थ बच्चे, जो फिनोल है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके बताया ना अभी, ट्राई ब्रोमोफिनोल देता है व्हाइट पीपीटी, जबकि अल्कोहल ऐसी रिएक्शन नहीं देता। Yes. था ये तो Yes. इजी था ना? यस मैम। तो अब जल्दी से आ जाओ, फटाक से मैं रिवाइज करवा देती हूँ तुम्हें। नहीं, डाई, ऑरेंज डाई का मतलब ये है कि डार्क कलर का होता है ना वो काफी, इसलिए इसको ऐसे बोलते हैं ऑरेंज डाई, नाम दे दिया बस, वैसे कुछ भी नहीं है इसमें। चलो हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, आज यूएस सर की तुम्हारी क्लास है, बी रेडी। ठीक है, 10 बजे। हाँ तो जल्दी हम फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर तुम्हें डिनर भी करना होगा ना, ध्यान से सुनते जाओ। ये साथ साथ कर लिया पढ़ते पढ़ते? नो मैम अभी। नो मैम। जो ये तो मैम अभी- 29 स्टूडेंट्स बच्चे हैं ना, यही मेरे को रिजल्ट देके जाएंगे। मतलब क्योंकि मैंने देखा है, मेरी मतलब अच्छे बच्चे भी छोड़ के चले जाते हैं ऑर्गेनिक की क्लास को, पता नहीं क्यों इतना फोबिया है, और यही तुम्हें नंबर दिलवाएगी, ये ध्यान रखना। क्या हुआ? नेटवर्क की वजह से भी बहुत सारे बच्चे बार-बार ज्वाइन हो गए थे, मेरे साथ अच्छा, भी हो गया। चलो मैं फटाफट रिवाइज करा रही हूँ। सबसे पहले फिनोल की रिएक्शन थी, अगर वाटर की प्रेजेंस में लेते हो, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन लेते हो, तो आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल मिलेगा व्हाइट पीपीटी। बट अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हो तो एक ऑर्थो का प्रोडक्ट मिलेगा, एक पैरा का मिलेगा। अरे यार किसका मैसेज है, एक मिनट रुकना। हाँ, सल्फोनेशन में क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।
ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लो टेम्परेचर तो आपको ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिलेगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पैरा वाला मिलेगा। नाइट्रेशन में क्या था, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मिलेगा, पैरा नाइट्रोफिनोल मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, पैरा वाले का ज्यादा होगा, एसिडिटी भी पैरा वाले की ज्यादा होगी और सोल्युबिलिटी भी पैरा वाले की ज्यादा होगी। अगर किसी को एक्सप्लेनेशन भूल जाओ ना, बस ये ध्यान रखना, चाहे बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, चाहे एसिडिटी का क्वेश्चन है, सोल्युबिलिटी का क्वेश्चन है, पैरा वाले का ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे पिक्रिक एसिड को बनाने का क्या तरीका है, पहले आप सल्फोनिक एसिड बनाएंगे, देन उसकी उनके मिक्सचर को हीट कर देंगे तो आपको पिक्रिक एसिड मिल जाएगा। फिर हमने देखा कपलिंग रिएक्शन देखी, देन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखा। इसमें बस ये ध्यान रखना, जो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट है इनकी यील्ड क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी क्या करता है, AlCl3 के साथ चिलेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। फिफ्थ है बच्चे कपलिंग रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लो, फिनोल लो, HCl बाहर निकालो और ऑरेंज कलर की डाई मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद कोलबेज रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सोडियम फिनोक्साइड को ट्रीट कराते हैं CO2 के साथ, आपको मिलता है सैलिसिलिक एसिड, और जब आप सैलिसिलिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो आपको एस्पिरिन मिलता है, और एस्पिरिन का रोल आपको पता होना चाहिए क्या काम करता है। ठीक है, उसके बाद ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, रीमो-टीमन रिएक्शन में ध्यान रखना सैलिसल्डिहाइड मिलता है, और जो इसमें इंटरमीडिएट होता है बच्चे वो क्या होता है, कार्बीन होता है। ठीक है, अगर आप क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड मिलता है इंस्टेड ऑफ सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद ये रहने दो। उसके बाद हमने टेस्ट देखे, विक्टर मेयर टेस्ट क्या था, अगर प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो ब्लड रेड कलर मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ ब्लू कलरेशन, और टर्शरी अल्कोहल हुआ तो कोई कलर नहीं मिलेगा। ल्यूकास टेस्ट में क्या देखा, प्राइमरी अल्कोहल की अगर आप रिएक्शन कराते हो लूकास रेजेंट के साथ, कोई रिएक्शन नहीं मिलती, कोई टर्बिडिटी नहीं आती। सेकेंडरी वाले में टर्बिडिटी 5 मिनट बाद अपीयर होती है, टर्शरी वाले में उसी टाइम ही टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। फिर हमने देखा आइडोफोम रिएक्शन देखी, टेस्ट देखा, तो अगर आपको कुछ ऐसा सबस्ट्रेट मिलता है तो वो आइडोफोम रिएक्शन देगा, आइडोफोम टेस्ट देगा, येलो कलर के प्रेसिपिटेट देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। क्लियर है। उसके बाद ये डिस्टिंक्शन थी कि कैसे आप पता लगा सकते हो अल्कोहल और फिनोल। तो फिनोल आपका लिटमस टेस्ट देगा, फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन देगा, कपलिंग रिएक्शन देगा, ब्रोमीन वाटर भी देगा। हुआ क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो अब जल्दी